हेलो डे स्टूडेंट्स, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का ये 5th पार्ट है। इस ट्यूटोरियल में हम रिसोर्स प्लानिंग का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका हमने 3-fold इंटरेक्शन भी देखा और उनके हमने काइंड्स भी पढ़े, टाइप्स भी पढ़े ऑन डिफरेंट बेसिस। और उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज टॉपिक के तहत कि किस प्रकार से इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ होने के कारण आवर प्लेनेट इज़ इन डेंजर। तो इसलिए जो रिसोर्स प्लानिंग है, therefore resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life। और हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन भी यहाँ देखी जो बुक में दी गई है, और यहाँ पर हमने अर्थ समिट और एजेंडा 21 को भी स्टडी किया था। और अब हम यहाँ पढ़ने चल रहे हैं कि अगर रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है तो होती क्या है। रिसोर्स प्लानिंग का टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे इस ट्यूटोरियल में। प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो जुडिशियस यूज़ का मतलब ये होता है कि सोच समझ के इस हिसाब से एक लॉजिकल वे में, रीजनेबल वे में हम उसको यूज़ करें, और उसके लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए। यानी प्लानिंग एक स्ट्रेटजी है। यहाँ पे स्ट्रेटजी का मतलब यहाँ पे हम कौन से मेथड्स, कौन से तरीके हम अपना सकते हैं जिससे कि वी कैन बी सक्सेस इन जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में तो इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड है, मतलब रिसोर्सेज आर इन ग्रेट डिमांड विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और एक वजह ये भी है कि हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत डाइवर्स है। इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया, मतलब कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, इस तरह से हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पूरे इंडिया में हर रीजन में। देयर आर रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कुछ खास टाइप के रिसोर्सेज में काफ़ी रिचनेस है वहाँ पे, बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। लेकिन जब और रिसोर्सेज की हम बात करें तो वहाँ पे काफ़ी कम पाए जाते हैं। देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसीडर्ड सेल्फ सफिशिएंट। अब कुछ रीजन्स ऐसे हैं जिन्हें हम सेल्फ सफिशिएंट कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, हाँ है, और सेल्फ सफिशिएंट भी है, मतलब अपनी पूरी ज़रूरतें उस रीजनल लेवल पे जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन रिसोर्सेज से कर लेती हैं। एंड देयर आर सम रीजन्स, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, एक्यूट शॉर्टेज मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, वाइटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ ज़्यादा रिसोर्सेज जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में, बेसिक लाइफ की चीज़ों को पूरा करने के लिए, उनकी शॉर्टेज वहाँ पे है। तो देखिए हमने देखा यहाँ पे कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर कुछ खास रिसोर्सेज की रिचनेस है लेकिन बाकी सब में डिफिशिएंट है। कुछ रीजन्स हैं जो सेल्फ सफिशिएंट हैं, अब कहीं पे एक्यूट शॉर्टेज है। तो 3 प्रकार के हमने यहाँ रीजन्स डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ये रिच इन मिनरल स्टेट्स माने जाते हैं। अब कोल डिपॉजिट्स अच्छे खासे पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का मतलब रेल हैं, पुल हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन है, ब्रिजेज हैं और डैम्स वगैरह, जो बिग स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आते हैं, तो उनकी कमी है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडाउड विद सोलर एंड विंड एनर्जी। तो राजस्थान में देखिए सोलर और विंड एनर्जी की कमी नहीं है, बट लैक्स इन वाटर रिसोर्सेज, लेकिन वाटर रिसोर्सेज की कमी है। तो अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं तो राजस्थान में कम है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये सब मिनरल्स रिसोर्सेज में रिच हैं। तो कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख की अगर हम बात करें, वो कोल्ड डिजर्ट है, मतलब डिजर्ट तो हॉट भी होते हैं, कोल्ड भी होते हैं, इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। तो वो ठंडा प्रदेश है और भारत से काफ़ी कुछ अलग नज़र आता है, और इस वक्त तो वो यूनियन टेरिटरी बना हुआ है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज काफ़ी, यहाँ पे जो कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड वहाँ पे बौद्ध कल्चरल हेरिटेज काफ़ी ज़्यादा है, बट इट इज़ डिफिशिएंट इन वाटर, लेकिन वाटर की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स, इनकी भी कमी है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें इस पैराग्राफ में बताया गया वो ये बताया गया है कि देयर इज डाइवर्सिटी नॉट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बट आल्सो इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इस तरह की सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग। हमारी रिसोर्स प्लानिंग काफ़ी बैलेंस्ड होनी चाहिए, और नेशनल लेवल पे भी होनी चाहिए, स्टेट लेवल पे भी होनी चाहिए, रीजनल लेवल पे भी होनी चाहिए, लोकल लेवल पे भी होनी चाहिए, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम मान सकते हैं, लोकल लेवल पे। ठीक उसी तरह से जैसे आप मार्केट में जाते हो तो आप जिस रीजन में रहते हो, जैसे मान लीजिए कि आप राजस्थान में रहते हो, अब वहाँ पे सेब नहीं होता, अनार नहीं होता वहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पे, तो वो दे आर ब्रॉट फ्रॉम दैट एरिया वेयर दे आर ग्रोन। और उसी प्रकार से JNK में जो राजस्थान की चीज़ें हैं, जो राजस्थान में होती वहाँ नहीं होती, यहाँ से ले जाके वहाँ पे बेची जाती हैं। तो ये जो मूवमेंट है एक प्रकार से अवेलेबिलिटी को बनाए रखता है
हर क्षेत्र में, हर रीजन में जहाँ कमी है उसको दूसरी जगह से पूरा करता है। तो इस प्रकार से हमें बैलेंस्ड अप्रोच रिसोर्सेज की प्लानिंग के लिए करना चाहिए, जिससे कि हम उसका जुडिशियस यूज़ कर सकें और दे कैन बी मेड अवेलेबल टू ऑल हु नीड देम। ये एक एक्टिविटी है, इसे आप कर सकते हो कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ रिसोर्स फाउंड इन योर स्टेट। आपके स्टेट में कौन कौन से रिसोर्स पाए जाते हैं, उन रिसोर्सेज को आप आइडेंटिफाई करिए और पता लगाइए कि वो कौन से रिसोर्सेज जो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके यहाँ नहीं पाए जाते। जो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में है, मतलब जो हमारा पठारी इलाका है, तो वहाँ ग्लोबल एक्टिविटी काफ़ी अच्छी होगी। और जो नदर्न पार्ट में रहते हैं, जैसे अब उत्तर प्रदेश वगैरह के हैं, तो प्लेन एरिया है, यहाँ पे रिसोर्सेज में मिनरल रिसोर्सेज की कमी होती है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है? रिसोर्स प्लानिंग इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक जटिल व्यवस्था है, मतलब नॉट सिंपल। सबसे पहला, हाँ मैं आपको फिर बार बार याद दिला देता हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, सबके पॉइंट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए साथ में, तो आप हमारी नोट्स सीरीज़ के वीडियोस ज़रूर देखिए। यू विल गेट 100% मार्क्स अगर आप मेहनत करते हो और हमारे वीडियोस देखते हो। तो आप और भी वीडियोस देखिए, लेकिन हमारे चैनल को विजिट आप ज़रूर करिए। तो इसके लिए आप आई बटन को यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, या वीडियो डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, या हमारी साइट पे जा सकते हो, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। देखिए आइडेंटिफिकेशन पॉइंट वाइज समझ लीजिए कि मान लीजिए ये क्षेत्र हम मान लेते हैं, क्षेत्र है हमारा और ये भी क्षेत्र है, इस तरह से फैला हुआ है पूरा पूरा। अब यहाँ पर ये एक्सप्लोर किया जाता है कि हाँ यहाँ पे मिनरल पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। तो वो जो एक्सप्लोरेशन होता है उसमें आइडेंटिफिकेशन भी एक प्रोसेस होती है कि किस प्रकार के मिनरल्स यहाँ पर हैं। फिर उनकी इन्वेंट्री तैयार की जाती है कि जो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका एक इंडेक्स तैयार किया जाए उनके भंडार को लेके, और अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, ये पूरे देश में ये सब प्रक्रिया चलती रहती है। और आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री के लिए क्या होता है, मतलब इफ़ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि यहाँ रिसोर्सेज कौन से हैं यहाँ पे और किस प्रकार के हैं, उनका पूरा जो डेटा का जो इन्वेंट्री तैयार होती है वो तब हो पाती है जब हम सर्वे करते हैं, पहले तो पता लगाते हैं, मैपिंग करते हैं। फिर मैपिंग, अब तो सैटेलाइट का भी यूज़ होने लगा है इसमें, क्योंकि सैटेलाइट में जो पावर होती है कि वो जो पृथ्वी है उसके अंदर तक उनकी रेस जाती हैं और पता लगा सकते हैं कि हाँ नीचे कोई मिनरल्स हैं कि नहीं है। तो मैपिंग होती है। एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, एक पता एस्टिमेट लगाया जाता है कि हाँ कितने रिसोर्सेज यहाँ पे होंगे, उनकी क्वालिटी कैसी होगी, उनकी क्वांटिटी कितनी है, इनका एक एस्टिमेशन होता है। अब जैसे झारखंड में कोयला पाया जाता है, तो अब ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि वहाँ पे किस क्वालिटी का कोयला पाया जाता है, तो अच्छी क्वालिटी के कोयले पाए जाते हैं। एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का एक मेजरमेंट होता है, उनका मापन होता है, तो उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी ये सब इसी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज में आ जाते हैं। और फिर दूसरा जो स्टेप होता है, मतलब ये तो हो गया कि भाई पहचान, पता लगाना कि हाँ वहाँ पे रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, उनकी इन्वेंट्री तैयार करना, उसके लिए ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके बाद इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, तो पता चल गया कि भाई हमारे यहाँ हाँ इस तरह के, इस क्षेत्र में इस तरह के रिसोर्सेज हैं। अब जैसे बम्बई हाई हो गया और डिगबोई हो गया जो ऑयल रिजर्व्स के लिए जाना जाता है। तो जब पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे इंडोर्ड विद द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की। हमें उसे यूज़ कैसे करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी वहाँ लगानी है, किस स्किल की आवश्यकता पड़ेगी, और इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी कि वहाँ रिफाइनरी की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाई जानी, और किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो वहाँ पे सेटअप किए जाएंगे। फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स, जिससे कि अब प्लानिंग में क्या होता है, प्लान करेंगे कि हम रिसोर्सेज को किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि कहीं भी अगर रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं तो हम उनका कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, उसके यूटिलाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल सेटअप, ये सब मिलकर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें और तीसरा स्टेप उठाना पड़ेगा, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, कि अब नेशनल लेवल पे कौन सा प्लान चल रहा है और स्टेट लेवल पे कौन सा, लोकल लेवल पे कौन सा है, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए। पता चला कि नेशनल जो पॉलिसी है वो डिफरेंट है, स्टेट ने कोई डिफरेंट पॉलिसी अपना ली। उदाहरण के लिए जो माइनिंग एरिया होता है, अब मान लीजिए वो माइनिंग एरिया लिमिट कर दिया कि भाई इसके बाद इसे बंद कर देना चाहिए। अब स्टेट में वो ना बंद करके उसे ओपन ही उन्होंने किया हुआ है, जो कि डेंजरस है। अब पता चला स्टेट ने बैन किया हुआ है तो लोकल लेवल पे चल रहा है। तो जो भी प्लानिंग होती है उसकी मैचिंग होनी चाहिए कि जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स बने हुए हैं वो किस प्रकार से यूज होंगे। अभी देखिए हमारे यहाँ जो कच्चे पेड़ होते हैं, मतलब हरे पेड़ हैं, उनको काटने पे मनाही है, और ये एक नेशनल लेवल की पॉलिसी है जिससे कि पेड़ों को नुकसान ना हो और हमारा जो ग्रीनरी कवरेज है वो बना रहे। स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है अगर आपको कोई हरा पेड़ काटना है, तो सूखा पेड़ आप काट सकते हो जो वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन का, फिर उनकी इन्वेंट्री तैयार होती है, और इसके लिए
रिसोर्स की सर्वेइंग होती है, मैपिंग होती है, उनका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव असेसमेंट होता है, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज के ये प्रोसेस हैं। और उसके बाद फिर हम प्लानिंग का स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं और वो स्ट्रक्चर लोकल, नेशनल, स्टेट हर लेवल पे कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के तहत उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इंडिया हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो इंडिया में कंसर्टेड एफर्ट्स का मतलब मिलकर, एक साथ मिलकर, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है बल्कि कई संस्थाएं मिलकर इस पे काम करती हैं। दिस इज़ कॉल्ड कंसर्टेड एफर्ट्स। आपने म्यूजिकल कंसर्ट के बारे में सुना होगा कि किस प्रकार से स्टेज पे कई लोग बैठे होते हैं और वो अपने अपने यंत्र लेके बैठे होते हैं, वाद्य यंत्र, तो उनको इकट्ठा बजाते हैं तो एक कंसर्ट बन जाता है। तो कंसर्टेड एफर्ट है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग का जो भी हमारा लक्ष्य है उसे पूरा करना। तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो हमारे यहाँ 1947 में इंडिया के आज़ाद होने के बाद पहला प्लान 1951 में बना था। इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बनाए जाते रहे थे, लेकिन ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जो मोदी गवर्नमेंट है, इस वीडियो को बनाए जाने तक तो उन्होंने इसकी प्लानिंग को 5 ईयर की प्लानिंग को ख़त्म कर दिया। उसकी जगह उन्होंने अपने प्लान्स, अपने तरीके अडॉप्ट किए हुए हैं और इसके लिए प्लानिंग कमीशन भी बनाया गया था, लेकिन अब उसकी जगह नीति आयोग काम करता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बनाया है। इस वीडियो को बनाए जाने तक मोदी गवर्नमेंट थी। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब फोकस रहे हैं इन प्लान्स के। यानी हर 5 ईयर प्लान का जो 5 साल के लिए बनाए जाते थे, इन्हें पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। तो हर पंचवर्षीय योजना का कहीं ना कहीं एक फोकस होता था कि हाँ, हमें इस पे ध्यान देना है इन 5 सालों में। तो ये फाइंड आउट करिए व्हाट रिसोर्सेज आर बीइंग डेवलप इन योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास किस प्रकार के रिसोर्सेज पे वर्क हो रहा है, कम्युनिटी लेवल पे या विलेज लेवल पे या पंचायत लेवल पे या वार्ड लेवल पे। और ये सब हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया हुआ है आपको, पंचायत एंड ये सब क्या होती हैं, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो देखिए, आप देखिए मनरेगा वगैरह जो कार्यक्रम चलता रहता है उसमें मजदूर कुछ ना कुछ वर्क करते ही रहते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। तो अब हम प्लानिंग करें तो प्लानिंग करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज भी तो अवेलेबल होने चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज तो फर्स्ट कंडीशन हो जाती है कि अगर आपको किसी रीजन का डेवलपमेंट करना है तो। बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब पता चला रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द अब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस। लेकिन अब पता चला कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। इन द अब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस, तो इन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट से रिलेटेड हमारे पास और भी चीज़ें होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, इनकी आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो इट विल हिंडर डेवलपमेंट, मतलब रोकना, रोक पैदा, अवरोध उत्पन्न करना, आगे बढ़ने ना देना। इट विल हिंडर डेवलपमेंट इफ़ यू डोंट हैव द प्रॉपर टेक्नोलॉजी। पता चला आपके सामने खाना आपने ले जाके रख दिया किसी व्यक्ति के सामने, और जब उसने मुंह खोला तो उसके दांत ही नहीं है। अब वो भोजन नहीं ले पाएगा जिनके लिए दांतों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमें करस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी भी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप भी चाहिए। देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज। बहुत से रीजन्स हमारे यहाँ ऐसे हैं जो बहुत ही रिच है रिसोर्सेज में, बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में उनकी गिनती होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी देयर आर सम रीजन्स विच हैव अ पुअर रिसोर्स। इसके अलावा कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे पुअर रिसोर्स बेस है, बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड, लेकिन वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड माने जाते हैं। कैन यू नेम सम रिसोर्सेज रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स। तो हाँ, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, काफ़ी रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद भी बैकवर्ड है। एंड सम रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड रीजन्स, तो हम इसमें महाराष्ट्र का हम नाम ले सकते हैं। हालांकि वहाँ पे ऐसा नहीं कि रिसोर्स नहीं पाए जाते हैं, बट महाराष्ट्र कम से कम इन सबसे तो डेवलप्ड है। गिव रीजन्स फॉर सच ए सिचुएशन, तो रीजन्स आप खुद ढूंढते रहिए। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स, अब यहाँ पे हम थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे जाते हैं कि क्या उसका भी असर पड़ता है किसी राष्ट्र के डेवलपमेंट पर। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स, तो हम काफ़ी दिन तक गुलाम रहे अंग्रेज़ों के, तो उससे पता चलता है कि रिच रिसोर्सेज इन कंट्रीज़ वर द मेन अट्रैक्शंस। तो जिन देशों को कॉलोनी बनाया, जैसे इंडिया था तो इंडिया को कॉलोनी बनाया ब्रिटिशर्स ने, तो उनका जो एक मकसद ये भी था कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं वो एक मेन अट्रैक्शन था जिसकी वजह से वो यहाँ पर आए, एक कारण था ये भी। द मेन अट्रैक्शंस फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स, तो इट वाज द प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल। वो आए, यहाँ पे रिसोर्सेज उनको मिले, लेकिन उन रिसोर्सेज के लिए उन्होंने हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल अप्रोच को अडॉप्ट किया, टेक्नोलॉजीज़ लगाई, जिसकी वजह से उन्होंने रिसोर्सेज को डेवलप किया और उन्हें अच्छे ढंग से एक्सप्लॉइट भी करा। ऑफ अदर रीजन्स एंड इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी, और अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश की। सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करने का मतलब भाई उन्होंने अपना शासन चलाया यहाँ पे, अपनी धाक जमाई यहाँ पे कॉलोनीज़ पर। टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है कि देखिए, पहले के समय में लोग अगर उन्हें ठंडा पानी होता था, करना था, पीना था, तो वो क्या करते थे, मटके का यूज़ करते थे।
सुराही का यूज़ करते थे, और अब आप देखिए फ्रिज का यूज़ होता है। तो टेक्नोलॉजी ये भी थी, तरीके तो ये भी थे, तरीके ये भी हैं। ये हायर फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये लोकल, जैसे कहते हैं जुगाड़ टाइप की टेक्नोलॉजी, कि मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा होता है तो पानी ठंडा किया जा सकता है। Therefore resources can contribute to development only। तो रिसोर्सेज तभी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, किसी देश का विकास कर सकते हैं, when there are accompanied by appropriate technological development। जब उनके साथ साथ, मतलब उनकी कंपनी में क्या रहे, टेक्नोलॉजीज़ रहें, प्रॉपर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ रहें, और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट भी हो। जैसे अगर हमारे यहाँ ऑयल रिजर्व्स अच्छे खासे पाए जाते हैं तो हमारे रिफाइनरीज भी होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग टेक्नोलॉजी में ये आएगा, इंस्टीट्यूशनल सेटअप में आएगा, और ड्रिलिंग की हमारे पास व्यवस्था होनी चाहिए। तभी तो हम, मान लीजिए समुद्र के अंदर से अगर हमें तेल निकालना है तो हमारे पास पता चला टेक्नोलॉजी नहीं है, और हमारे पास जहाज़ ही नहीं है उस टाइप के, और अगर हम तेल निकाल रहे हैं तो रिफाइनरीज नहीं है, पता चला दूसरे देशों में जाएगा, फिर वहाँ से रिफाइंड होके आएगा। अगर आपको इंस्टीट्यूशनल सेटअप या इंस्टीट्यूशनल चेंजेस साफ साफ ना समझ में आ रहे हो तो बस आप इतना सा समझ लीजिए कि किसी बालक का जन्म होता है तो उसकी व्यवस्थाएं शुरू हो जाती हैं, कपड़ा, उसके फ्यूचर की सोचना, उसके एजुकेशन की सोचना, उसको लेकर ड्रीम्स देखना, सपने देखना, पूरा भविष्य आप दिमाग में ले आते हो अपने, क्या क्या करना है इनके लिए। तो वही होता है, रिसोर्सेज हैं तो उनके लिए क्या क्या आप कर सकते हो। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, और इंडिया डिफरेंट फेजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन से गुजरा है। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल, तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इंडिया की बात करें और डेवलपमेंट के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि अगर समान रूप से अगर डेवलपमेंट करना है, एंड रिसोर्स डेवलपमेंट इन पार्टिकुलर, और खासकर हम रिसोर्स डेवलपमेंट की हम बात करें, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट तो एक बड़ा कंसेप्ट है और रिसोर्स डेवलपमेंट सिर्फ रिसोर्स से रिलेटेड है, तो डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हमें डेवलपमेंट और डेवलपमेंट में रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पास पहली बात तो रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए, बट आल्सो द टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मतलब जो मनुष्य हमारे यहाँ हैं, जो हमारी पॉपुलेशन है, उसमें स्किलफुल लोग होने चाहिए, एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, और हमने हिस्ट्री से क्या सीखा है और हमारा हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस कैसा है। यानी जब हम लोग जो भोगे हुए होते हैं ना, तो वो और जो नहीं भोगे हुए हैं, वो दोनों का पर्सपेक्टिव चेंज हो चुका होता है। तो हम लोग कभी कॉलोनी रहे हैं, उस दौर से गुजरे हैं, तो हमारा एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी है कि हमें किस प्रकार से अपना डेवलपमेंट करना है। और ये जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज है, इस टॉपिक को हम लास्ट में पिकअप करेंगे, और इसके साथ जितने भी लैंड से और सॉइल से रिलेटेड कंजर्वेशन या उनसे रिलेटेड जो भी हमको पॉइंट्स पढ़ने हैं तो हम इसको उठाएंगे। अगला जो हमारा ट्यूटोरियल होगा वो बेस्ड होगा लैंड रिसोर्सेज पे, जो हम 6th पार्ट में स्टडी करेंगे। तो इस पार्ट में हमने देखा कि रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है इंडिया में, खासकर अगर हम देखें अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को लेके, और जो डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमने स्टडी किए रिसोर्स प्लानिंग में, कि उनकी आइडेंटिफिकेशन, इन्वेंट्री तैयार होती है, उसके लिए सर्वेइंग, मैपिंग एंड एस्टिमेशन ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और उसके बाद प्लानिंग स्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। और प्लानिंग स्ट्रक्चर में ये देखा जाता है कि अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है कोऑर्डिनेटेड, कंसल्टेड और मैचिंग अप्रोच के साथ। और हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान्स इसीलिए बनते रहे थे, अब नहीं बनते। और सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज से काम नहीं चलता, बल्कि उसके लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हमें चाहिए होते हैं। तो इसी के साथ ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।